इतनी हो कि हर बच्चा साथ साथ चल सके। फिल्म कहानी में क्या है, ऑडियंस साथ साथ चल सके। तो कमजोर फिल्म या कमजोर कहानी में गति या तो हो जाएगी तेज या हो जाएगी धीमी। अच्छी फिल्म में गति रहेगी सहज। कई फिल्मों में माथा खराब हो जाता है एकदम। एक कैरेक्टर आया, आप समझ रहे थे, दूसरा आ गया, आप समझे किसी तरह से, तीन और आ गए। अब सब पूछ रहे पड़ोस के, भाई ये चौथे वाला कौन है? कह रहे वो तो ठीक है, दूसरे वाला कौन है, पहले ये बता। मैं तो उसी में मगजमारी कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। इस समय लेखक फेल हो गया, डायरेक्टर फेल हो गया। एक एक चरित्र को इंट्रोड्यूस इस तरह से करना चाहिए कि समझने वाले को दिक्कत नहीं। समझ लिए, एक बैठ गया दिमाग में, तब दूसरा आया। एक साथ दो लाने बहुत जरूरी है, तो उस समय कोई और नहीं आना चाहिए, वो दो आए और ठीक से समझाते हुए आगे बढ़ गए। यदि किसी कहानी को पढ़ते हुए आपको लगे कि गति इतनी तेज है कि समझ में नहीं आ रहा, या गति इतनी धीमी है कि चट गए हैं पूरी तरह से, नींद आने लगी है, तो इसका मतलब कथानक कमजोर है। कथानक में और क्या है, गति और विराम को एक साथ कर लेंगे। विराम ज्यादा होंगे तो बोरियत होगी, विराम कम होंगे तो भागते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो गति विराम को एक साथ बांध के चलते नहीं। दूसरा है घटनाएं या चरित्र। चरित्र समझिए, कैरेक्टर्स, जो व्यक्ति उसमें होते हैं, नायक है, नायिका है, बाकी लोग हैं। अगर घटनाओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो पाठक के लिए उन सबको समझ पाना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा? तो घटनाओं की संख्या अगर बहुत अधिक है तो दिक्कत है। घटनाएं हो, चरित्र हो, वर्णन हो, कुछ भी। ऐसे ईदगाह में आपको एक दिक्कत आई होगी, उसमें वर्णन बहुत सारा है। ईदगाह वाले दिन जब वर्णन करना शुरू किया उन्होंने, इतने सारे वर्णन, और उसमें इतने सारे शब्द ऐसे हैं फारसी परंपरा के जो आम पाठक को नहीं समझ में आते हैं। बार बार दुविधा होती है कि क्या करूं, छोड़ दूं क्या आगे बढ़ दूं। फिर अब किसी तरह से मन मार के आगे बढ़ते हैं कि चलो कुछ होगा, छोड़ो ना, कुछ होगा, आगे बढ़ गए। ये फेलियर है लेखक का या पाठक का, उसको भाषा नहीं आती है। अगर घटनाएं, चरित्र या वर्णन की संख्या अधिक है तो समझना मुश्किल होगा। अगर संख्या कम है तो क्या दिक्कत है कि समझते हैं। ये दिक्कत समझने के लिए एक कहानी आपको पढ़नी है, किला। किसी कहानी जानते हैं? प्रेमचंद, किसी पुस्तक में ही है किला। ये कहानी पढ़ के देखिएगा। आज मत पढ़ना, थोड़ा इंडाइजेशन या अपच ना हो जाए उससे, उसको एक दिन के बाद पढ़ लीजिएगा। एक ऐसी कहानी है जिसमें घटनाएं हैं ही नहीं, घटना ही नहीं है। अगर 4 पेज की कहानी हो या 6 पेज की कहानी और उसमें घटना एक भी ना हो, वरना क्या होता है कहानी में, एक दिन ऐसा हुआ, अचानक ये हुआ, फिर ये हो गया, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, अंत में ये हुआ। घटनाएं चल रही हैं क्रम में, कहानी पूरी हो गई। कहीं कहीं क्या होता है, घटनाएं कम होती है। घटनाएं जितनी कम होंगी कहानी में, उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा, विश्लेषण, विचार, भावनाएं, वो सब बढ़ेंगी। और जहां विचार और विश्लेषण ज्यादा होगा, कहानी कुछ कुछ निबंध जैसी होने लगी। ये वाक्य आप समझ पा रहे हैं? किसी कहानी में घटनाएं नहीं के बराबर है। जैसे आर्ट फिल्म्स होती है ना, किसी किसी आर्ट फिल्म में क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते फिल्म है कि डॉक्यूमेंट्री है। घटनाएं नहीं है, कैरेक्टर्स नहीं है, सब विश्लेषण चल रहा है। और विश्लेषण और विचार जितना बढ़ता जाएगा, रचना उतनी ही निबंध के नजदीक पहुंचती जाएगी। गिला फिल्म, इसको सॉरी गिला कहानी को पढ़ के आप समझ पाएंगे कि किसी कहानी में घटनाओं के कम होने से क्या होता है। वो कहानी आम पाठक के बस की बात नहीं होती, वो बहुत प्रबुद्ध पाठक कोई होगा, उसको उसका रस मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। और इन सारी बातों को मिला के अगर एक बात में कहना हो तो जो अच्छा कथानक होगा उसमें कसाव होगा, और जो कमजोर कथानक है उसमें बिखराव होगा।
बिखराव। जैसे फिल्म देखते बीच में गीत आते हैं, गाने आते हैं, आप लोग फिल्म में कोई गीत है तो गीत को देखना पसंद करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं उसको, फास्ट फॉरवर्ड। अगर आप किसी गीत को फास्ट फॉरवर्ड कर पा रहे हैं तो ये निर्देशक और लेखक की विफलता है। अब मैं फिर आपसे पूछता हूँ, एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, नहीं सॉरी, एक फिल्म आई थी जिसमें छोटा सा बच्चा था, दरशील सफारी, कौन सी थी? तारे ज़मीं पे, हाँ यस, तारे ज़मीं पे। देखी आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं देखी है? नहीं देखी आप लोगों ने? मुझे मुक्ति बोध की लाइन याद आ रही है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मुक्ति बोध एक कवि नहीं है, बड़े अच्छे, उनकी कविता अंधेरे में जो बिहार और यूपी के सिलेबस में उसकी लाइन थी, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उधरंभरी बन अनात्मक बन गए, किसी भूत की शादी में कनात से तक गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। खैर वो पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी कविता है। तो मतलब तारे ज़मीं पर तो देखना एक ज़रूरी फिल्म है, उसको आप वैकल्पिक विषय ना माने, उसको जीएस का पार्ट मान के देख डालिए। यूट्यूब पर मिल जाती हुई आजकल, तो देख लीजिएगा। तो बहुत संख्यक लोगों ने फिल्म देखी हुई है ना। उस फिल्म में गीत था, तुझे सब कुछ पता है ना माँ, ऐसी कुछ वर्डिंग थी, उसकी लिरिक्स थी। तो आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने इस फिल्म को देखते हुए इस गीत को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। देखो एक भी नहीं है, मेरा शक सही नहीं निकला। अभी आप में से 70% लोगों ने कहा कि हम फिल्म में गीत को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर जैसे मैंने एक गीत पूछा, आप सब चुप हो गए एकदम कि नहीं वो तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया था हमने। तो जो ऑडियंस फास्ट फॉरवर्ड करने को तैयार बैठा है एकदम रिमोट हाथ में लेके, अगर कोई लेखक या डायरेक्टर उसे मजबूर कर दे कि चुपचाप गीत सुन ले भाई, निकाला तो गीत के साथ साथ फिल्म निकल जाएगी, ध्यान रखना। कुछ ऐसा मिस हो जाएगा कि बाद में रोता रहेगा। ये होता है कसा हुआ कथानक। गीतों पर ये खतरा सबसे ज्यादा होता है। अगर कसा हुआ कथानक है तो आप फिल्म के बीच में उठ नहीं पाएंगे एकदम। जब आप थिएटर में फिल्म देखने जाए ना, एक सिंपल कसौटी है कि फिल्म के दौरान कितने लोग उठ के बाहर जा पाएंगे। खुद पे अप्लाई कर लेना। अगर फिल्म है बहुत कसी हुई तो जब मेरे पास कोई फोन आएगा, मैं फोन को साइलेंट पे रखता हूँ, मैं चुपचाप फोन को उल्टा करके रह देता हूँ कि बस सारा चुपचाप, जाऊंगा नहीं, सुनूंगा नहीं अभी, क्योंकि जबरदस्त फिल्म है भाई, बंधा हुआ हूं मैं, कैसे इस समय फोन सुनूं। और जैसे फिल्म कमजोर होने लगती है और गलती से उसमें गाना आ जाए एक, जब तक रहेगा समोसे में आग, उसके बाद लोग क्या करते, सब अपना अपना फोन उठा के हेलो 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 करके बाहर निकल जाते हैं। जो पेंडिंग फोन बीच में है सब निपटा रहे थे उस समय, या बाहर चले गए, वॉशरूम जाने में बाहर चले गए। और फिल्म अच्छी हो और भगवान ना करे बहुत जाना हो वॉशरूम, तब भी लोग किसी तरह से ना भाई ना फिल्म छोड़ते हैं, किसी तरह से मैनेज कर देगी ये भगवान पूरी फिल्म देखने दो, उसके बाद देखेंगे जो कमिटमेंट। फिल्म ऐसी है कि नहीं आप छोड़ना चाह रहे, ये कसाव है, कसाव। और बिखराव कैसे होता है? बिखराव की एक वजह होती है कि घटनाएं बहुत ज्यादा है, ऊटपटांग है, चरित्र ज्यादा हो गए, ऊटपटांग हो गए, वर्णन हो गए, गीत बहुत सारे भर दिए हैं, मीनिंगलेस गीत हैं, उन गीतों का फिल्म से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठूसे हुए गीत, नहीं मजा आ रहा पाठक को, दर्शक को, क्यों एंजॉय करेगा वो उसको? और इन सब चीजों के लिए एक शब्द होगा संबंध निर्वाह, और एक अनावश्यक। अनावश्यक गीत, अनावश्यक घटना, अनावश्यक चरित्र, अनावश्यक वर्णन, इनमें से कुछ भी होगा तो कथानक कमजोर हो जाएगा। एक कसौटी ये भी आती है कि अगर पूरी कहानी या पूरे उपन्यास में एक भी चरित्र ऐसा है जिसके हुए बिना कहानी ठीक से लिखी जा सकती थी तो वो अनावश्यक है।
गोदान पढ़ा आप लोगों ने? जब भी गोदान पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें एक चरित्र आएगा कोदोई नाम का। ठीक है, उसमें एक चरित्र है गोबर। एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं। गांव में क्या होता है कि जो गरीब आदमी है उसका नाम छोटा होता है, अमीर आदमी का नाम 2 शब्दों में होता है, दुलारी, सहुआइन, ऐसे नाम होता है। गरीब गोबर का असली नाम गोवर्धन है, पर धन है नहीं उसके पास, और गांव में व का ब तो हो ही जाता है। तो गोवर्धन के पास क्योंकि धन नहीं है तो क्या बचा? गोबर। और जब उसके पास धन आ गया, लोग क्या बोलते? गोवर्धन भैया आए हैं। तो गोवर्धन भैया है। तो गोवर्धन भैया जब गांव से निकले लखनऊ जाने के लिए, रास्ते में एक कैरेक्टर मिला कोदोई। गोदान पढ़ते हुए गौर कीजिएगा, क्या दरअसल गोदान में इस चरित्र की जरूरत थी? और एक और कैरेक्टर है हंटर वाली, उसका नाम है मीनाक्षी देवी। उसने अपने पति की सुताई की हंटर से बहुत बुरी तरह से, मार मार के उसको लहूलुहान कर दिया है। तो एक सेंस में तो समझ में आता है कि प्रेमचंद संकेत देना चाह रहे थे पतियों को कि सुधर जाओ, वरना पत्नी इस मूड में आने ही वाली है। उसने अपने पति को इतना अच्छे से, मतलब कोड़े से मार मार के ठीक किया। तो एक वो सेंस समझ में आती है कि प्रेमचंद एक संकेत देना चाह रहे थे भविष्य को कि बेटा सुधर जाओ, वरना जमाना बदल रहा है। उसको छोड़ के पूरी गोदान की कहानी में मीनाक्षी देवी को क्यों होना चाहिए, इसको लेकर कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं। और यदि एक भी चरित्र अनावश्यक है तो एक कमजोरी का लक्षण है। एक भी चरित्र, एक भी घटना, एक भी वर्णन अनावश्यक न हो। और अंतिम बात, संबंध निर्वाह अच्छा होना चाहिए। संबंध निर्वाह का मतलब क्या होता है कि कहानी की हर घटना, हर चरित्र आपस में वेल कनेक्टेड होना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि साइड में अचानक छूट गया। हर चीज से आपस में जुड़ी हो, पूरी मिलकर एक कहानी बन जाए। ये ना हो कि कहानी में एक ही अलग से कहानी बन गई थी, ये अलग से कहानी बन गई, एक मुख्य कहानी चल रही है, वो नहीं। एकदम वेल कनेक्टेड, वेल नेट स्टोरी होनी चाहिए। और जिन चीजों में, जिन रचनाओं में ये सारी चीजें हैं, अब एक वाक्य में कहना हो, गति न तेज हो न कम हो, ठीक हो, विराम न ज्यादा हो न कम हो, ठीक हो। बीच में विराम देते हैं लेखक, जहां ज्यादा चीजें आती हैं फिर थोड़ा सा विराम दे देता है ताकि वो चीजें डाइजेस्ट हो जाए, फिर आगे बढ़े। घटनाएं, चरित्र, प्रसंग, वर्णन अनावश्यक एकदम ना हो, उतना ही हो जो जरूरी है। हर चीज का महत्व उतना ही हो जितना होना चाहिए। हीरो का महत्व कम है, किसी और का महत्व ज्यादा हो गया, ये नहीं। हीरो हीरो लिखना चाहिए, हीरो की एंट्री हीरो जैसी होनी चाहिए। और जिसका महत्व ज्यादा नहीं, उसको उतना ही महत्व दोगे, साइड से चाहे निकल गया, बस इतना ही महत्व होना चाहिए। अनावश्यक कुछ ना हो। और जितनी चीजें हैं उन सब में आपस में संबंध ठीक से बना रहे, तो आप कहेंगे कमाल की फिल्म है, कमाल की कहानी, कमाल का उपन्यास है। और जिस रचना में कथानक अच्छा है, आप मान के चलिए उस रचना के सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आपने 2 महत्वपूर्ण तत्व पकड़ लिए, बाकी सब तो बहुत आसान है। तो अगर एक वाक्य में कहना हो कथा वस्तु अच्छी है या बुरी, इसके लिए क्या शब्द चलता है? विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है। और कथानक अच्छा है या बुरा, इसलिए क्या चलता है? कसा हुआ है या बिखरा हुआ है। मतलब कोर वर्ड यही चलेगा। कथानक में कसाव है तो अच्छी बात है, कथानक में बिखराव है तो बुरी बात है। बेसिक बात ये है। तीसरी चीज है पात्र या चरित्र। इस पर ज्यादा बात अभी करने की जरूरत नहीं है। इसका बेसिक मतलब सिर्फ ये होता है कि रचना में बहुत सारे कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, उनके माध्यम से क्या बात कहते हैं। देखिए, निबंध और कहानी में क्या अंतर है। निबंध में आप बिना किसी माध्यम के सीधे अपनी बात कहेंगे, सीधी बात एकदम।
किंतु कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, उसमें आप वही बात नाटकीय तरीके से कहेंगे, चरित्रों से कहलवाएंगे, उनकी टकराहट होगी, युद्ध होगा, संघर्ष होगा, और अंत में वही बात साबित हो जाएगी जो बात आप साबित करना चाह रहे थे। निबंध में रोचकता नहीं होती है, इसलिए उसके पाठक सबसे कम है। कहानी में रोचकता है, इसलिए पाठक ज्यादा है। निबंध के पाठक को पहले से पता है कि मेरा दिमाग बदलने वाला है, प्रभाव नहीं पड़ता है। कहानी के पाठक को पता भी नहीं चलता कि अंदर जाके कैसे दिमाग चेंज हो जाता है, इसलिए उसका असर ज्यादा होता है। तो फिर जब पात्र या चरित्र आते हैं, उनके माध्यम से रचनाकार अपनी बात कहता है। आमतौर पर पात्र में एक नायक होगा, एक खलनायक होगा। ये परंपरागत चीजें हैं, आजकल ये सब नहीं होता है। नई कहानी पढ़ेंगे ना आप, एक दुनिया समानांतर, उसमें कोई नायक नहीं है, कोई खलनायक नहीं है। नायक में ही खलनायक बैठा हुआ है, खलनायक में ही नायक बैठा हुआ है, जैसा कि जीवन में होता है। प्रेमचंद अपने अंतिम दौर में ये बात समझ गए थे। अच्छा, आप बताइए, आपने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो केवल अच्छे हैं, जिनमें बुराइयां नहीं है अभी तक? अपने अलावा कितने लोग देखे? याद नहीं आ रहे। और ऐसा कोई व्यक्ति देखा हो जो केवल बुरा है, जिसमें कोई अच्छाई है ही नहीं? ऐसा भी नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में एक भी व्यक्ति अच्छा या बुरा है ही नहीं, नायक या खलनायक है ही नहीं। हर व्यक्ति में नायकत्व और खलनायकत्व दोनों चीजें मौजूद है। अनुपात का अंतर है, किसी में रामत्व ज्यादा है, रावणत्व कम है, किसी में रावणत्व ज्यादा है, रामत्व कम है। और ये अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। बचपन में राम जी था, रावण बन गया है, या उल्टा। क्योंकि एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, हर साधु का एक अतीत होता है और हर दुष्ट का एक भविष्य होता है। जितने साधु है ना, उनका अतीत छानेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई साहब ठीक ठाक बैकग्राउंड रखते हैं। उन चीजों से निकल के साधु बने हैं। वाल्मीकि को संत बनने में डाकू के रूप में लंबा जीवन गुजारना पड़ा, उससे विरक्ति होके वो साधु बने। कई बार ऐसा होता है कि विरक्ति के लिए आपको बुरे जीवन में गुजरना पड़ता है। इसलिए कोई नायक नहीं है, कोई खलनायक नहीं है, दोनों घुलनशील हैं आपस में। आप आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ के तय ही नहीं कर पाएंगे कि कालिदास नायक है कि खलनायक है। और क्लास के दौरान आप समझेंगे कि वो खलनायक ज्यादा है नायक की तुलना में। और जो खलनायक है विलोम, उसके बारे में अंत में समझ नहीं आता कि इसको खलनायक माने कि नायक मान ले इसको लास्ट में, कुछ समझ नहीं आता। इतना घुलनशील है। और जीवन ऐसा ही है, आदर्श कहानियां चाहे जैसी हो, जीवन ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, पात्र जो परंपरागत लोग हैं, एक नायक रखेंगे, खलनायक रखेंगे। नायक में सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, खलनायक में बुरी बुरी बातें होंगी। लेखक अपने मन की बात नायक के मुंह से कहलवा देगा, और जिस बात को खारिज करना चाह रहा है खलनायक के मुंह से कहलवा देगा। दोनों में टकराहट होगी, तो नायक जीत जाएगा और लेखक खुश है कि मेरी बात साबित हो गई। और पाठक को पहले से पता है कि ये ड्रामा कर रहा है अपनी बात कहने के लिए, वो प्रभावित हो ही नहीं रहा उससे। अब नायक खलनायक का भेद खत्म होता जा रहा है। बस ये है कि चरित्रों के माध्यम से बात रखनी है। और चरित्रों के बारे में पहले मैंने कहा कि संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने न्यूनतम चरित्रों से काम चल सके। चरित्रों को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना महत्व उनको देना जरूरी है। कुछ को ज्यादा महत्व, कुछ को कम महत्व। एक तीसरी बात आप ये बताइए कि चरित्र आदर्श किस्म का हो या स्वाभाविक किस्म का हो, कौन सा अच्छा होगा? स्वाभाविक। आजकल का जो ट्रेंड है वो स्वाभाविक का ट्रेंड है। आदर्श नहीं चाहिए, नॉर्मल इंसान चाहिए। और जो जितना जैसे गोदान,
प्रेमचंद ने कमाल कर दिया। गोदान का नायक जो होरी है, एक गरीब सा किसान है। पहले के हीरो कैसे होते थे? लंबा 6 फुटा हीरो है, देखने में एकदम लग चमकदार चेहरा है, गोरा रंग है एकदम, और उसकी बलिष्ठ भुजाएं हैं। चलता है तो लगता है कि मतलब कई हाथियों की ताकत वाला हीरो चल रहा है। देखने में स्मार्ट है, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी है, बोलता है धारा प्रभा अंग्रेजी टाइप की, या उस जमाने में संस्कृत बोलता था। ये देख के लगे कि अलग ही क्लास है इसकी। प्रेमचंद ने कहा भाड़ में जाए सारे नायक, हम तो बनाएंगे होरी को नायक बनाएंगे, होरी राम। और होरी कैसे? काला मुंह है एकदम और पिचका हुआ। उसका चरित्र पढ़ेंगे ना, आपके मन में इमेज बनेगी अच्छी सी। छोटी हाइट का, पिचका मुंह, काला रंग, डरपोक आदमी। वो भारत के सबसे महान उपन्यास का नायक है। वैसे नायक अब चले गए, एक जमाने में होते थे। पृथ्वीराज चौहान, 4 मास 24 गज अंगुल भ्रष्ट प्रमाण, ताबू पर सुल्तान है मत चुके चौहान। और चौहान सब अंधे हैं। देखिए, अंधे होकर भी ऐसा तीर मारा, लोहे के 7 तवों को पार करते हुए मोहम्मद गौरी के सीने में जाके लगा। ऐसा हीरो। एक ही होरी है, कोई जाके डांट देता है उसको, डांट खा लेता चुपचाप। इसलिए हिंदी साहित्य में नायकों की परिभाषा कितनी बदली, एक बहुत रोचक अध्ययन का विषय होता है। तो चरित्र के बारे में क्या ध्यान रखना है? चरित्र कैसे होने चाहिए? स्वाभाविक होने चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण कसौटी, कभी अगर आप देख पाए, एक चरित्र होता है परतंत्र, एक होता है स्वतंत्र। इन दोनों में अंतर क्या है? परतंत्र का मतलब है कि लेखक चरित्र को कठपुतली के रूप में ट्रीट करता है, जैसे एकता कपूर के सीरियल्स में होता है। एकता कपूर ने सुबह का ऐसा करो भाई मेहर को मार दो, तो लेखक ने ठीक है मैडम मार देते हैं। मेहर जीप में गया, जीप खाई में गिरी, मेहर मर गया। इधर तुलसी परेशान है कि मेहर मर गया है, तुलसी के साथ पूरा देश परेशान है। देश कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, परमाणु ऊर्जा बाद में देखेंगे, पहले मेहर चाहिए हमें। शिक्षा, बेटी बचाओ सब बाद में, पहले मेहर चाहिए। जनता की पुकार है कि मेहर चाहिए, और मेहर मर चुका है। फिर एक तरह कपूर ने लेखक से कहा ऐसा करो वापस ले आओ। मैडम ये तो मर गया, आप कैसे वापस लाओ? अरे यार दिखा दो ना कि खाई में जब गिरी कार तो जो डेड बॉडी थी किसी और की थी, पता नहीं लगा था। बोले मैडम मुंह भी दिखाया था उसका, तो दिखा दो यार, कुछ कल्पना करो ना। तो मेरे जिंदा हो गया, उसके बाद मेरे लौट के आ गया। तुलसी सावित्री सत्यवान की सावित्री से महान निकली, यमराज से वापस लेके आ गई। ये जो लेखक कर रहे हैं कैरेक्टर के साथ, कैरेक्टर स्वतंत्र है, परतंत्र है, कठपुतली है। लेखक कह रहे जिंदा हो जाओ, जिंदा कह रहे सर मैं मर चुका हूं, नहीं जिंदा हो जाओ सर, उठ। अरे जिंदा कैसे हो जाओ? लेकिन लेखक ने ठान लिया है, और देश के गधे सब साथ दे रहे हैं इस बात में। सब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हमारा राष्ट्रीय प्रतीक गधापन है, तो हम सब इसको एंजॉय करेंगे। आप हमारे आदमी को जिंदा करो, हम एंजॉय करेंगे उसको। स्वतंत्र चरित्र क्या होता है? जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन परिस्थितियों से चरित्र बढ़ता गया, और एक समय के बाद लेखक के हाथ में रहा ही नहीं। लेखक कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। इसलिए कोई भी महान लेखक रचना की शुरुआत में कभी ये तय नहीं करता कि रचना का अंत कैसा होगा। प्रेमचंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो आगे चल के आप पढ़ेंगे। प्रेमचंद ने कहा कि मैं अपने चरित्रों को अपने बच्चों की तरह समझता हूं।
जैसे बाप अपने बच्चे की शुरुआती परवरिश करता है, देखभाल करता है, मैं भी करता हूं, लेकिन जैसे किसी भी बाप को ये नहीं पता कि उसके बच्चे बड़े होकर कैसे बनेंगे, मुझे भी नहीं पता होता कि मेरे चरित्र कहानी के अंत में कैसे बन जाएंगे। इस वाक्य को बोलते हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की दुनिया में पहली बार स्वतंत्र चरित्रों को गढ़ने की शुरुआत की, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर से एकदम। अगर कोई लेखक चरित्रों को अपने से स्वतंत्र कर पाए तो इससे बड़ी कोई पहचान उसकी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो जब कोई कैरेक्टर पढ़े तो सोचिएगा, है ना, हम तो जितनी कहानियां हैं उन सब पे नोट्स में बात कर ही लेंगे, खुद भी थोड़ा सोच के देखिएगा कि कैरेक्टर स्वतंत्र हैं या कठपुतली बने हुए हैं। और यदि कठपुतली है तो बहुत मजे की बात नहीं है। बेशक कहानी सफल हो जाए अलग बात है, बेशक फिल्म चल पड़े अलग बात है, लेकिन तो मजा नहीं है। पात्र और चरित्र के बाद एक चौथी चीज है वातावरण। एक अच्छी कहानी में क्या होगा कि केवल बातें नहीं हो रही है, वातावरण, पूरा माहौल बनना चाहिए। उस माहौल में आप डूब जाएं एकदम। तो डूबने के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्ट वैसा माहौल जैसा है कि आप सच चीज को पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, अगर कहानी को पढ़ते हुए ये एहसास बना हुआ है कि कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी बेकार है। कहानी का मजा तब है जब कहानी पढ़ते हुए एहसास खत्म हो जाए कि कहानी है। ऐसा होता है कभी आपके साथ? एक दुनिया समानांतर में होगा, उपन्यासों में होगा कि कहानी पढ़ने शुरू की, 2 पेज होते होते आप उसमें ऐसा डूब गए हैं, आपको सच में लग रहा है कि यार धनिया परेशान है, धनिया परेशान है, इसको पुदीना देना होगा। आप परेशान है भाई, अबे हो रही ये ठीक नहीं कर रहे तुम यार, नहीं ऐसे मत करो प्लीज यार, आपके मन में ऐसे ऐसे हो रहा है, खुदबुद हो रही है बहुत ज्यादा। पढ़ रहे हैं, अचानक मम्मी ने कहा कि बेटा खाना खाओ। मम्मी 2 मिनट रुको, गाय को ले गया कोई, मम्मी रुको 2 मिनट। अगर ये होने लगे तो इसका मतलब आप एकदम डूब गए हैं उस माहौल में। आपको लग रहा है कि आप सेमरी और बेदारी के ही नागरिक बन गए हैं जिस गांव में प्रेमचंद की कहानी चल रही है। वो जिसको महिला तो समझ में आ गया ना, वो हिल नहीं पाएगा 4 दिन तक, जब तक उपन्यास खत्म नहीं कर लेगा। महिला आजकल पढ़ने के बाद तो आप लोकेशन मैप बना सकते हो उसको पूरा, कि ये है डॉक्टर प्रशांत का क्लिनिक, यहाँ रहती है लक्ष्मी, ये उसका मठ है, ये मठ है। मठ से थोड़ा दाएं जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे, फिर दाएं जाएंगे, यहाँ रहते हैं कोतवाल साहब। ऐसा बना देंगे उसके बाद। वातावरण का ये मजा होता है। तो वातावरण का मतलब पूरा परिवेश महसूस होने लगे, कहानी इस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि जब परिवेश महसूस होगा ना, तभी पाठक डूब पाएगा उसमें। और इस परिवेश में वातावरण का मतलब केवल प्राकृतिक नहीं होता कि पेड़ पौधे का जिक्र किया और आपने कहा देखो वातावरण बन गया, वाह वाह वाह। नहीं, प्राकृतिक से ज्यादा कौन सा है? सामाजिक। मनोवैज्ञानिक वातावरण, कहीं कहीं भौगोलिक की जरूरत भी पड़ती है। ये सारा वातावरण, और कुल मिला के ऐसी कहानी कि आप उसके अंदर घुसे और निकल ही नहीं पा रहे जब तक कहानी खत्म नहीं होगी। कई लोग कहानी खत्म होने के बाद किताब रखते हैं साइड में, आंखों से धारा निकल रही है। कोई कह रहे कि भैया खाना खा लो, अरे जाओ यार जाओ, भैया मेस बंद हो जाएगी, अरे जाओ यार अभी जाओ जाओ तुम खाना खा लो। कब खाओगे? अरे तुम जाओ ना यार, अभी जाओ, लक्ष्मी ठीक नहीं है यार, तुम जाओ अभी तो दिमाग लक्ष्मी से ऐसा तादाद में हो गया है, या मल्लिका परेशान है, इस कालिदास मिल जाना छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी तो ये भाव मन में आ रहा है, क्योंकि आप उस माहौल में डूब गए थे, आपको याद नहीं रहा कि आप कहानी पढ़ रहे हैं। यही कहानी का मजा है, कहानी की सफलता यही होती है जब अंतर खत्म हो जाए। इसके बाद एक है भाषा शैली।
भाषा शैली में बहुत सारी बातें पढ़नी है आगे चलकर, यहाँ केवल संकेत के रूप में देखना है। भाषा कैसी होनी चाहिए किसी रचना की, इसे सिंपल सा एक कसौटी होती है, पात्रानुकूल भाषा। पात्रानुकूल का मतलब है जैसा पात्र है उसके अनुकूल भाषा होनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद इस मामले में फेल हो जाते एकदम। उनके यहाँ सिल्यूकस भी अगर आता है ना यवन से, वो भी संस्कृत में बात करता है। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि प्रसाद जी आपकी भाषा ठीक नहीं है। उनकी भाषा के बारे में प्रेमचंद ने एक बार कहा कि भाषा इतनी निर्जीव है मानो कई टन मिट्टी के नीचे लाश दबी हो, ऐसी भाषा लिखते हैं। तो किसी ने कहा प्रसाद जी पात्रानुकूल क्यों नहीं लिखते? वो लिखो, आप वो लिखो, बड़ा ठीक है। एक कैरेक्टर श्रीलंका से आया है नाटक में, एक उत्तर भारत का है पंजाब की तरफ का, एक महाराष्ट्र की तरफ का है और एक यूनान से आया है। इन सब की भाषा लिखूं, पढ़ोगे? लोग बोल नहीं आप ऐसा ही लिखिए जैसा लिख रहे हैं। तो पात्रानुकूल भाषा का मतलब पात्र के हिसाब से। जैसे एक पात्र है गरीब वर्ग का, तो उसकी भाषा में आप व्याकरण मत खोजिए। उसके बाद अगर वो बिहार की तरफ का है तो उसकी भाषा में वही का एक्सेंट रहेगा, टोन वही रहेगी। पंजाब की तरफ का तो वही का रहेगा। तो जहां का चरित्र है वहां की, और चरित्र की जो वर्गीय स्थिति है उसके हिसाब से उसकी भाषा होनी चाहिए। इसी बात को कुछ लोग बोलते हैं स्थान और समय के अनुरूप भी भाषा होनी चाहिए, जो अंडरस्टूड है पात्रानुकूल में। जैसे दिव्या उपन्यास एक ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक क्या है? इतिहास जैसा माहौल बनाया है। बौद्ध काल का उन्होंने लिखा कि उसकी कहानी है। अब उस काल के चरित्र क्या आज की भाषा में बात करेंगे या संस्कृत जैसी भाषा में बात करेंगे? वैसी भाषा में बात करेंगे। दिव्या का लेखक मार्क्सिस्ट है यशपाल, और मार्क्सवादी लेखक हमेशा आम भाषा का इस्तेमाल करना चाहता है, उसे मुश्किल भाषा पसंद नहीं आती है। इसके बावजूद दिव्या के लेखक यशपाल ने दिव्या में तत्सम भाषा का इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए कि जिस समय का उपन्यास है उस समय की भाषा दिखनी चाहिए ताकि वातावरण ठीक लगे, नकली ना लगे, चिपका हुआ ना लगे। इसलिए ऐसे स्थान के हिसाब से होता है। अगर रचना जैसे कृष्णा सोबती आपके पाठ्यक्रम में है, उन्होंने पंजाब की कहानियां लिखी हैं, तो उनकी भाषा में टोन पंजाबी की आती है, ठीक है एकदम। मैला आंचल पूर्णिया के बारे में है, तो उसमें टोन कहाँ की आनी चाहिए? वहीं की आनी चाहिए। तो ये जो है इसको पात्रानुकूल, स्थान और समय के अनुकूल कहते हैं। और अंतिम बात है संवाद या कथोपकथन। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका ध्यान कैसे रखते हैं? ये बताइए कि दो लोग बात कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। आपने प्लेटो का नाम सुना है और सुकरात का सुना है और अरस्तु का भी सुना है, ठीक है। प्लेटो ने करीब 50 किताबें लिखी और प्लेटो की सारी किताबों को बोलते हैं डायलॉग्स, प्लेटो के संवाद। क्यों डायलॉग्स लिखे? उसके दो फायदे होते हैं। दर्शन के मुश्किल प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। क्या करते हैं कि जैसे दो दार्शनिक बताना चाह रहे हैं कि इसके दर्शन और इसके दर्शन में क्या तुलना है, तो क्या करेंगे, एक कहानी बना देंगे कि दोनों बात कर रहे हैं। और उसने कहा कि भाई पार्मेनाइडिस तुम ये बताओ, और वो कह रहे सुकरात मैं ऐसा मानता हूं। फिर सुकरात कह रहे हैं पार्मेनाइडिस वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ये मानते हो तो इस प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है? फिर पार्मेनाइडिस कह रहा है कि सुकरात मेरे पास इस प्रश्न का ये उत्तर है, ऐसे ऐसे इसकी व्याख्या हो सकती है, और आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? फिर सुकरात जवाब दे रहा है। करते करते अंत तक आते आते बात क्लियर हो जाती है कि सुकरात ठीक है, पार्मेनाइडिस गलत है।
डायलॉग से क्या होता है कि एक तो पाठक की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, दूसरा उसे लगता है कि मैं सीधी इनकी बात सुन पा रहा हूं, मैं थर्ड पर्सन से नहीं सुन रहा हूं, एकदम सीधी बात सुन पा रहा हूं, और बीच के अनावश्यक वर्णन आने बंद हो जाते हैं, एकदम सीधी बात मेरी आंखों के सामने चल रही है। अब आप सोच के बताइए, दो में से कौन सी शैली आप पसंद करेंगे? एक, प्रेमचंद कहें होरी और धनिया आमने सामने थे, दोनों तनाव में थे, इतने में होरी ने धनिया से कहा कि तुम कहाँ जाने वाली हो? उत्तर में धनिया ने कहा कि होरी तुमको इससे क्या मतलब है? एक तो ये स्टाइल है। दूसरा, प्रेमचंद लिख रहे हैं होरी नाराज था, धनिया फुफकार रही थी। होरी डैश, क्यों इतने गुस्से में हो? धनिया, तुमसे मतलब? होरी, मुझसे नहीं तो किससे मतलब है? धनिया, किसी से भी हो, तुमसे नहीं है। होरी, तुम्हारे जैसी 50 देखी है। धनिया, तुम्हारे जैसे 500 घूमते थे। अब इसमें जो मजा आ रहा है आप लोगों को, वो थर्ड पर्सन द्वारा करने वाले वर्णन में कहां मजा आएगा? समझ गया? संवाद या कथोपकथन का मतलब है सीधी बात। अच्छी कहानी और उपन्यास में जहां जहां स्कोप बने, लेखक को चाहिए कि चरित्रों की सीधी बात करवाए, और चरित्रों की सीधी बात होते ही जो ऑडियंस है, जो पाठक है, वो उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। उसको लगता है कि एकदम उसके सामने बात चल रही है, वो कैमरा लेके खड़ा हुआ, सामने बात चल रही है उसको ये फीलिंग आने लगती है। और चरित्रों की सीधी बात करने में और क्या ध्यान रखना है? अब आप फिर से बताइए जो मैंने बात आपसे कही, फिर से डायलॉग बोलता हूँ। धनिया और होरी बात कर रहे हैं, धनिया फुफकार रही थी, होरी चुपचाप खड़ा था। होरी, धनिया, याद है आज से 30 साल पहले जब तुम पहली बार गांव में आई थी तो तुमने इस रंग के कपड़े पहने हुए थे और रास्ते में नमक की दुकान में तुमने नमक खरीदा था, और मैं तुमसे कह था कि तुम चीनी खरीद लो, तुमने नींबू नहीं खरीदा था, और उसके बाद तुम्हें ध्यान है पहिया फंस गया था, और उसके बाद मैंने पहिया निकाला था, तुमने मेरी मदद की थी, और धनिया तुमको याद है, और धनिया तुमको ये पता है, और फिर लेकर धनिया सो गई। आप क्या चाह रहे हैं? डायलॉग लंबा हो कि छोटा हो? छोटा होना चाहिए। डायलॉग लंबा है तो भाषण है। अगर एक व्यक्ति लगातार बोल रहा है तो उसको भाषण बोलते हैं, मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग जितना लंबा होगा उतना खतरा होगा, वो स्पीच होगा। जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। और साथ में चुस्त बोलते हैं, चुस्त होना चाहिए। इतना छोटा और चुस्त के न्यूनतम शब्दों में बात हो गई है। और डायलॉग्स केवल डायलॉग्स के लिए होने चाहिए, उनके माध्यम से कहानी आगे बढ़नी चाहिए। आगे बढ़, इसको बोलते गतिशील। संवाद छोटे हों, चुस्त हों और गतिशील हों, कहानी को आगे बढ़ाएं। अब एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, इसके साथ ही पूरा हो जाएगा। डायलॉग पूरे पूरे होने चाहिए या कभी कभी आधे भी होने चाहिए? जैसे मैं वाक्य बोलता हूँ, होरी धनिया की बात। होरी धनिया समझ रहे हैं कौन है होरी धनिया? गोदान में हीरो है होरी और धनिया है हीरोइन गोदान की, ठीक है। अब होरी धनिया बात कर रहे हैं, फिर वही होरी देख रहा था, धनिया फुफकार रही थी। ये शब्द प्रेमचंद का, ये फुफकार रही थी, तो वही मुझे ध्यान आता है बार बार। होरी, बस करो धनिया, अब सीधे से बात मान लो। धनिया, क्यों बस करो? तुमने आज तक किए क्या मेरे लिए? होरी, भूल गए एक समय, इतना ही बोला। धनिया, चुप रहो, हर बार वही बात याद दिलाते हो। अब कितना मजा आया, पूरा बोलने नहीं दिया। इतना बोलने दो कि सामने वाला भी समझ जाए, पाठक भी समझ जाए क्या बोलना चाह रहा है। पर पूरा बोलने में लगता है भक्ति भाव से सुन रही थी धनिया, उसके बाद अंत में दहाड़ेगी, वो ठीक नहीं लगता है। ऐसा हम लोग जीवन में कई बार करते हैं। जैसे बाप बेटा है, पापा वो कुछ पैसे चाहिए थे, किस लिए? पापा वो कुछ किताबें, पिछले महीने तो नहीं थी किताबें, पापा वो तो हिस्ट्री की थी, अब कौन सी लेनी है?
पापा इकोनॉम अभी फिक्स नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स की दवे। ये जो डायलॉग है ना जिसमें वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा, बीच में ही काट देते हैं, वो डायलॉग्स कहीं कहीं बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यदि कहीं आप पढ़ें कि कुछ चरित्र बोलना चाह रहे हैं, बीच में ही काट के दूसरी बात बोल दी है, लेकिन सेंस समझ में आ गई थी आपको, इसका मतलब ये लेखक डायलॉग्स की बड़ी गहरी समझ रखता है। ऐसे देखते हैं। ठीक है, आज जो नोट्स मिले हैं उसको यूं ही पढ़िएगा, पर हम काम करेंगे। और कहानी और बता दूं, एक दो पढ़ेंगे तो ठीक है। अभी केवल 3-4 कहानियों का नाम बताता हूँ, कल मैं पूरा डायग्राम बनवा दूंगा आपको, कौन सी कहानी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। बूढ़ी काकी अब पढ़ चुके हैं और ईदगाह पढ़ ली है। इसके बाद एक कहानी पढ़ी है बड़े घर की बेटी, बचपन में पढ़ी होगी आप लोगों ने शायद। एक पढ़ी है गुल्ली डंडा, खेला आप लोगों ने कभी? हाँ, तो गुल्ली डंडा। एक पढ़िएगा अलग योझा, सबने देखा अचानक ये क्या है। अलग योझा का मतलब संयुक्त परिवार का अलग अलग हो जाना, टूट जाना, अलग योझा। बहुत बढ़िया कहानी। और एक और पढ़ लीजिएगा या दो और, एक पूस की रात और एक सदगति।